हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत में उत्तराधिकार को लेकर क्या नियम है। उत्तराधिकार, पिता की संपत्ति में बच्चों को क्या अधिकार होता है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पिता की संपत्ति में बच्चों का क्या अधिकार होता है, या दादिलाही संपत्ति में बच्चों को अधिकार किस तरीके से मिलता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और इसके साथ साथ लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लस घंटी वाला बटन भी दबाइए ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए और आप उससे ज्ञान हासिल कर सकें। चलो दोस्तों, शुरू करता हूं वीडियो। देखिए, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना हुआ है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना हुआ है। इससे पहले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 बना था। 1925 जो बनाया गया था वो दो विचारधाराओं को लेकर बना था। भारत में हिंदूज को लेकर दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक मिताक्षरा, एक दायभाग। दायभाग जीमूतवाहन की टीका है जो लागू होती है बंगाल और असम क्षेत्र में। बंगाल और असम क्षेत्र में उत्तराधिकार को लेकर, एडॉप्टेशन को लेकर, सक्सेशन को लेकर क्या नियम है वो हम इस विचारधारा से समझ में आते हैं। इसी विचारधारा को लेकर इंडियन सक्सेशन एक्ट बनाए गए थे। और रेस्ट ऑफ इंडिया में और भारत में बंगाल और असम को छोड़कर मिताक्षरा विधि लागू होती है। मिताक्षरा लागू विधि लागू होती है। ये मिताक्षरा विधि यज्ञविलास की स्मृति पर लिखा गया विज्ञानेश्वर की एक टीका है जो पूरे भारतवर्ष में लागू है। किसके प्रश्न पर? उत्तराधिकार हो गया, दत्तक ग्रहण हो गया, भरण पोषण हो गया, कोई भी ऐसा नियम हो गया, तलाक हो गया, विवाह हो गया, पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारतवर्ष में मिताक्षरा विधि से प्रत्येक हिंदू गवर्न होता है। किन क्षेत्र को छोड़कर? असम और बंगाल क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि वहां दायभाग विचारधारा प्रचलन में है जो जीमूतवाहन की टीका है। ठीक दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा उत्तराधिकार को लेकर हिंदूज में क्या नियम है, क्या क्या संशोधन किया गया, पुत्रियों को क्या अधिकार होता है संपत्ति में, क्या बराबर अधिकार होता है, नहीं होता भाई के बराबर, और संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। देखिए, कोई भी संपत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं दादिलाही संपत्ति, जो आपके पिता परदादा से आपके दादा के पास जाती है, दादा से आपके पिता के पास आती है, उसके बाद आपके पास आती है, उसे कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसी तरह से आपके नाना की संपत्ति आपकी मम्मी के नाम आएगी और मम्मी से फिर आपके फादर के पास आएगी, या सॉरी आपके पास आएगी। इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसमें बच्चे का पैदा होते ही अधिकार हो जाता है। ये संपत्ति उससे कोई नहीं छीन सकता। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स मिल जाता है। अपने परदादा की संपत्ति में, दादा की संपत्ति में और अपने नाना की संपत्ति में, अपने मम्मी की संपत्ति में उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी में? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, दादिलाही संपत्ति जिसे कहा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये पिता की अपनी स्वअर्जित संपत्ति होती है। पिता मेहनत करके कमा के कुछ संपत्ति अर्जित करता है, उसमें बच्चों के अधिकार को लेकर हमेशा झगड़ा रहता है कि बच्चों का अधिकार है उस संपत्ति में, नहीं है, कितना अधिकार है, कितना नहीं है। उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जो पिता ने अपनी मेहनत करके जो कमाया है उसे कहते हैं पिता की स्वअर्जित संपत्ति। देखिए, स्वअर्जित संपत्ति को लेकर भी दो नियम है। पिता अपने जीवित रहते ही इस संपत्ति को किसी के भी नाम कर सकता है, किसी के नाम विल कर सकता है, कोई मनाही नहीं है, बच्चे उसे नहीं रोक सकते। ठीक दोस्तों, पिता अपने जीवित रहते उस संपत्ति को किसी के भी नाम कर दे, वसीयत कर दे, तो वसीयत उसके मरने के बाद लागू होगी, उसके बाद वो किसी व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी, विल अगर करके गया है। लेकिन अगर पिता विल करके नहीं गए हैं, बिना विल करके गए हैं, तो संपत्ति बच्चों में जाती है, उसके उत्तराधिकारियों में जाती है, जैसे उसकी विधवा को जाएगी पिता की, और उसके बाद उसके बच्चों को जाएगी। ठीक दोस्तों, इसी संदर्भ में आता है कि पुत्री को भी अधिकार है संपत्ति का या नहीं है। पुत्री को भी 2005 के बाद संपत्ति में बच्चों के बराबर अधिकार दे दिया गया। ठीक, पुत्री यानी कि बेटी भाई के साथ समान उत्तराधिकार पाएगी। पहले उसे यह अधिकार नहीं था, पहले वो उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा संपत्ति से वंचित हो जाते थे। किसकी संपत्ति से? अपने पिता की संपत्ति से। लेकिन अलग अलग केस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में हमें बताया कि नहीं, पिता की संपत्ति में भी अब पुत्री बराबर की उत्तराधिकारिणी होगी। ठीक दोस्तों, इस संदर्भ में तीन केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए बहुत महत्वपूर्ण है। किस विषय को लेकर? अब एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत ध्यान समझिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर झगड़ा रहता है। कौन सी चीज है कि संशोधन किया गया 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, धारा 6 में, और कहा गया पुत्री बराबर की अधिकारिणी होगी, पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा पाएगी।
भाई के बराबर हिस्सा पाएगी। जैसे पिता की डेथ हो जाती है, एक भाई है एक बहन है, दोनों 50-50 शेयर होल्डर होंगे उस संपत्ति के। ठीक दोस्तों, लेकिन एक दिन समस्या उत्पन्न हुई कि क्या 9 सितंबर 2005 को पिता जीवित था जब ये संशोधन हुआ। इसमें अलग अलग केसेस आए हैं। ठीक दोस्तों, उनको मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। अभी बताता हूं जी दोस्तों। इस संबंध में 3 केस मैंने आपको बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला केस आता है प्रकाश वर्सेस फूलवती, 2016 सुप्रीम कोर्ट। 2 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने डिसीजन दिया कि 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना जरूरी है, तभी पुत्री पुत्र के बराबर हिस्सा पाएगी। उस डेट पर पिता मौजूद होना चाहिए था, तभी वो पुत्री को बराबर हिस्सा मिलेगा अपने पुत्र के, उसके पुत्र के बराबर। यानी कि भाई बहन को बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर 2 भाई बहन हैं, दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। इस संबंध में दिक्कत हुई कि पिता जीवित होना चाहिए, नहीं जीवित होना चाहिए। फिर एक केस आया दनम्मा वर्सेस अमर, ठीक, 2018 सुप्रीम कोर्ट। ये भी 2 जजेस बेंच थी। इसमें और स्पष्ट किया गया, इसमें कहा गया कि पिता का जीवित होना जरूरी नहीं है। 9 सितंबर 2005 को अगर उसकी डेथ यानी कि 2000 में, सन 2003 में, 2004 में भी हो गई होगी, तब भी पुत्री पिता की संपत्ति में हिस्सा पाएगी। पुत्र उसे, भाई उसे वंचित नहीं कर सकता संपत्ति में हिस्सा देने से। समझ में आया दोस्तों। तो अपने पूर्व के निर्णय को दनम्मा वर्सेस अमर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। फिर भी दिक्कतें आई। 2 जजेस बेंच का निर्णय था। इस समस्या को अब 2020 में करंट का डिसीजन है उत्तराधिकार को लेकर लड़की के संदर्भ में, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 2020 सुप्रीम कोर्ट। 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अब्दुल नजीर। इन्होंने इस समस्या को दूर किया और 3 जजेस के बेंच का निर्णय था, इसलिए अब तक लागू है। ये कह दिया इन तीनों जजेस ने कि पुत्री पिता की संपत्ति में हिस्सा पाएगी यदि पिता की डेथ 9 सितंबर 2005 के पूर्व भी हो गई होगी। ठीक, तो पिता की संपत्ति में पुत्री का उत्तराधिकार में इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया कि पिता की डेथ के समय, उत्तराधिकार के समय, पार्टीशन के समय पिता का जीवित होना जरूरी था या नहीं था। समझ में आया दोस्तों। दोबारा बताता हूं, विनीता शर्मा केस में क्या कहा गया। विनीता शर्मा केस में स्पष्ट की गई इस बात को कि पिता का जीवित होना 9 सितंबर 2005 को आवश्यक नहीं है। 9 सितंबर 2005 के पूर्व भी अगर उसकी मृत्यु हो गई होगी तो भी पुत्री संपत्ति में हिस्सा पाएगी। समझ में आया दोस्तों। अब इस कंफ्यूजन को देखिए दूर किया गया और आज की डेट में पुत्री बराबर की हिस्सेदारी है अपने पिता की संपत्ति में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत धारा 6 में संशोधन किया गया था 2005 में, जो अधिकार देता है प्रत्येक पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का। इस प्रकार से पुत्री जिसका विवाह हो जाता है अपने पति की संपत्ति में और अपने पिता की संपत्ति में भी उत्तराधिकारी में हिस्सा पाती है। 2 प्रकार से संपत्ति मिलती है, एक अपने मायके से, दूसरी अपने ससुराल से। एक ससुराल का केस और बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण, 2009 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ही है, जो बताता है कि पुत्री का विवाह हुआ 15 साल की उम्र में, पिता ने उसका विवाह 15 साल की उम्र में कर दिया। ससुराल वालों ने उसे लड़ झगड़ कर, मार पीट कर अपने घर भेज दिया। वो अपने मायके आ गई। तलाक दोनों में अब तक हुआ नहीं था। लड़की ने तैयारी करके मेहनत से ऑफिसर बनी, ऑफिसर करके संपत्ति अर्जित करी। पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उसने नौकरी हासिल करी, नौकरी करके उसने संपत्ति अर्जित करी। इसी बीच उसकी डेथ हो जाती है लड़की की। ठीक दोस्तों, लड़की मर जाती है। अब उसकी संपत्ति क्या हो, संपत्ति पिता के पास जाए या फिर पति के पास जाए। तलाक दोनों में नहीं हुआ था, विवाह मौजूद था। तो पिता ने दावा किया कि मेरी पुत्री को मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, उसके बाद उसने संपत्ति अर्जित करी, तो उसमें मेरा अधिकार होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाशवाद में स्पष्ट कर दिया इस बात को कि विवाह मौजूद है, भले ही आपने पढ़ाया है, तो स्त्री की संपत्ति में उसके पति का अधिकार होगा, ना कि उसके माँ बाप का। समझ में आया दोस्तों। अपने आप में अनोखा केस, इंटरेस्टिंग केस, जो बताता है हमें स्त्री की संपत्ति में, विवाहित स्त्री की संपत्ति में उसके पति के उत्तराधिकारियों को संपत्ति जाती है, ना कि उसके मायके वालों को। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आने वाला हूं, आप इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।